today I am going to start a new chapter of physical chemistry, and that is the chapter number 4, Chemical Kinetics Part 1. Chemical Kinetics 1. Okay, so what is chemical kinetics? It is a branch of chemistry which deals with the three main parts. One is the rate of chemical reaction. Second, it deals with the factors which affect the reaction rates. So we can say it is also dealing with the factors which are affecting the rate of the reaction. Okay, and the third factor is the most important factor, and that is the mechanism by which the reaction occurs actually. Okay, so third, it deals with the mechanism by which the reactions occur. Okay, so in short we can say the chemical kinetics tells us how fast a chemical reaction takes place and what mechanism it follows. Moreover, it also tells us how the reaction rate is depending on variables such as temperature, pressure, concentration of the reacting species, etc. Okay, so on these three topics we will discuss in this chapter. Okay, so सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन होती हैं वो कौन कौन सी कैटेगरी की रिएक्शन होती हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पास जो रिएक्शन की टाइप्स होती हैं. तो फर्स्ट हमारे पास टाइप जो रिएक्शन होती है, एक तो होती है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन. इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस. अब ये कौन सी रिएक्शंस होती हैं? जो कि बहुत फास्ट चलती हैं. ठीक है, जिनकी स्पीड क्या होती है? बहुत फास्ट होती है. ठीक है, तो वेरी हाई स्पीड और वेरी फास्ट स्पीड कहते हैं हम यहाँ पे. ठीक है, दोज रिएक्शन विच अकर्स एट वेरी हाई स्पीड और वेरी फास्ट स्पीड, दीज आर नोन एज द इंस्टेंटेनियस रिएक्शन. ठीक है, सो ये रिएक्शंस इतनी जल्दी होती हैं कि जैसे हम रिएक्टेंट्स को मिक्स करते हैं और साथ के साथ क्या है कि वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाती हैं. मीन्स हम प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द स्पीड ऑफ सच रिएक्शंस. ठीक है, बाय एनी ऑर्डिनरी मेथड. ओके, सो सच रिएक्शन इंक्लूड्स आयनिक रिएक्शंस. एक तो आयनिक रिएक्शंस होती हैं और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. जो एसिड बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती हैं वो भी इतनी फास्ट होती हैं. ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. ठीक है, ये कुछ रिएक्शंस हैं और भी बहुत सारी होती हैं, बट हम यहाँ पे दो रिएक्शंस की यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं. एक आयनिक रिएक्शन, दूसरी होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक रिएक्शन है, जैसे सिल्वर नाइट्रेट है हमारे पास. ठीक है, एक्वस सोल्यूशन में. ओके, दूसरा हमारे पास क्या है यहाँ पे? सोडियम क्लोराइड है. और जैसे ही हम सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन को सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सोल्यूशन में डालते हैं, साथ के साथ ही हम देखते हैं वहाँ पे हमारे पास व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनने शुरू हो जाते हैं. ठीक है, तो वो प्रेसिपिटेट किसके होते हैं? सिल्वर क्लोराइड के होते हैं. ठीक है, प्लस साथ में हमारे पास क्या होता है? एक्वस सोल्यूशन में सोडियम नाइट्रेट बचा रहता है. ठीक है, प्रेसिपिटेट जो है वो सेपरेट हो जाते हैं और सोडियम नाइट्रेट जो है वो सोल्यूशन में रहता है. इसी तरह से ही अगर हम बात करें एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, तो जब भी कोई एक्वस सोल्यूशन किसी बेस का मिक्स किया जाता है एसिड के एक्वस सोल्यूशन के साथ, तो वहाँ पे हमारे पास क्या बनता है? एक तो साल्ट फॉर्मेशन होती है और वो भी पानी में रहता है, एक्वस सोल्यूशन होता है, और साथ में एक वाटर बनता है. ठीक है, तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उनको हम इंस्टेंटेनियस रिएक्शन बोलते हैं और ये बड़ी फास्ट होती हैं. एसिड बेस रिएक्शन तो आपने भी देखा होगा, प्लस 2 में आपने प्रैक्टिकल्स किए होंगे. ठीक है, तो हम क्या करते हैं? एक बेस हम ब्यूरेट में ले लेते हैं और एसिड हम फ्लास्क में ले लेते हैं और उसमें हम क्या करते हैं? कुछ इंडिकेटर डालते हैं. ठीक है, और ड्रॉप बाय ड्रॉप हम क्या करते हैं? उसकी एडिशन करते हैं. और जब हम एडिशन करते हैं तो हमारा क्या होता है कि जब एंड पॉइंट आता है तो वहाँ पे हमें कलर शो होता है. ठीक है, या कलर डिसअपीयर होता है या कलर शो होता है. ठीक है, इंडिकेटर का. तो वो वहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आ गया. मीन्स वो रिएक्शन इतनी फास्ट हो रही थी कि साथ साथ में क्या हो रहा है? अगर बेस जो उसमें अंदर जा रहा है वो एसिड को न्यूट्रलाइज करी जा रहा है, वो क्या बना रहा है? सोडियम क्लोराइड और वाटर की फॉर्मेशन वहाँ पे करी जा रहा है. ठीक है, जब एक ऐसा पॉइंट आ गया कि जो कंसंट्रेशन हमारी एसिड की थी वही कंसंट्रेशन हमारी बेस की होगी, तो सारी की सारी कंसंट्रेशन क्या होगी? न्यूट्रलाइज्ड हो गई. ठीक है, तो वहाँ पे हमारा रिएक्शन जो है हम कहते हैं स्टॉप हो गया.
ठीक है, भी ऑलमोस्ट सारा एसिड जो है वो सारा बेस से क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो चुका है। तो इस टाइप की रिएक्शन में हम उनका जो रेट है वो डिटरमिन नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत फास्ट होती हैं, इमीडिएटली जैसे ही इसमें मिक्स किया वो क्या हो जाती है, रिएक्ट कर जाती है। ठीक है, तो सेकेंड कैटेगरी जो हमारे पास रिएक्शन है दैट आर द एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस, एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस। अब ये कौन सी रिएक्शंस होती हैं, जो कि प्रोसीड करती है बहुत ही स्लो स्पीड से। ठीक है, उनकी स्पीड क्या होती है, बहुत ही स्लो स्पीड होती है। मींस जो नेचर में रिएक्शन चलती हैं वो हमारी एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन की कैटेगरी में आती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब आयरन जो कि हमारे पास Fe होता है, अब ये क्या करता है, ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में धीरे 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 ऑक्सीडाइज करता है और ये Fe2O3 या Fe3O4 ऐसा कुछ बनाता है ये। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो बनता है वो रस्ट होता है। ठीक है, दैट इज नोन एज दी रस्ट। Fe2O3 यहाँ पे जो बनता है वो दैट इज रस्ट। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो हमारा आयरन का पीस है, हम जो नया पीस लेके आते हैं तो कुछ साल बाद उसमें क्या होता है, उसके ऊपर क्या होता है, ब्राउन ब्राउन पास या ऑरेंज ऑरेंज कलर के हमारे पास स्पॉट्स दिखाई देने देते हैं। वो जो शाइनिंग सरफेस होती है वो खत्म हो जाती है। मीन्स वहाँ पे आयरन की क्या होगी, रस्टिंग होगी। अभी इतनी फास्ट तो नहीं होती कि हम लेके आए, रखा और दूसरे दिन देखा तो हमारे पास वो सारा ही खत्म हो गया, सारा रस्ट बन गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे रिएक्शन चलती है। ओके, तो वहाँ पे रस्ट फॉर्मेशन होती है। अब ये रिएक्शन बहुत स्लो है। इसी तरह से जो नेचर में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, धीरे धीरे ये कंबाइन करती हैं, जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है उसमें ये कंबाइन करती हैं और वाटर फॉर्मेशन होता है। मीन्स जो वाटर का बनना है नेचुरल प्रोसेस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, दैट इज आल्सो ए वेरी स्लो प्रोसेस। ठीक है, और ये इतने स्लो होते हैं कि इनको भी डिटरमिन कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, पॉसिबल नहीं है, और यू कैन से। ठीक है, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शंस ऑफ वेरी फास्ट रिएक्शन एज वेल एज द एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस। ठीक है, तो थर्ड कैटेगरी जो हमारे पास है दैट इज रिएक्शंस विच प्रोसीड एट ए मेजरेबल स्पीड। ठीक है, तो रिएक्शंस विच प्रोसीड एट मेजरेबल रेट। ठीक है, मेजरेबल स्पीड और मेजरेबल रेट आप कुछ कह सकते हो। ठीक है, मेजरेबल स्पीड। ओके, तो ये कौन सी रिएक्शन हैं जो कि मॉडरेट स्पीड से चलती हैं। ठीक है, विच अकर्स विद मॉडरेट स्पीड। ठीक है, मीडियम सी स्पीड है, ना बहुत ज़्यादा फास्ट है ना ही क्या है बहुत ज़्यादा स्लो है। ओके, और इन रिएक्शन का जो हमारा रेट है उसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, रेट इज इजीली मेजर्ड, क्योंकि ये मॉडरेट स्पीड से चल रहे हैं तो इसको हम किसी ना किसी मेथड से हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसका रेट क्या है, किस स्पीड से चल रहे हैं। ओके, तो इसकी कैटेगरी में हमारे पास जो रिएक्शंस आती है वो कौन कौन सी हैं, एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। एक एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। ओके, इसी के साथ हमारे पास जो दूसरी रिएक्शन है दैट इज द इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास एक तीसरी एग्जांपल भी है इसमें दैट इज द डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। अब होता क्या है इनमें, देखो हाइड्रोलिसिस एस्टर क्या होती है कि हमारा जो एस्टर है हमारे पास वो हमने यहाँ पे ले लिया इथाइल एसीटेट। ठीक है, इथाइल एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ इथाइल एसीटेट। ठीक है, जो भी यहाँ पे ग्रुप लगा होता है उसके साथ उसको हम लेके नाम शुरू करते हैं, दैट इज इथाइल एंड दैट इज एसीटेट। ठीक है, तो जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो वो हाइड्रोलिसिस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ द एसिड। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, वहाँ पे फॉर्मेशन होती है, वहाँ पे हमारे पास एसिटिक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है, और इसका जो रेट है उसकी जो स्पीड है वो ना तो बहुत ज़्यादा स्लो होती है ना ही बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, एक मॉडरेट स्पीड होती है, और इसको हम इजीली डिटरमिन कर सकते हैं भी इसका रेट क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है सेकंड ऑर्डर है, क्या रेट है वो हम इसकी बाद में बात करेंगे भी कैसे हम इसको डिटरमिन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में बात करता है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर की। अब केन शुगर क्या होता है हमारे पास, C12H22O11। ठीक है, शुगर है एक तरह के। ओके, तो इसकी जो हाइड्रोलिसिस होती है उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। तो इसमें इन्वर्जन क्या होता है कि ये भी एसिड की प्रेजेंस में ब्रेकअप होता है और क्या बनता है, ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है, अब इसका भी जो रेट है और इसकी जो स्पीड है वो भी क्या मॉडरेट है, और इसका भी हम इजीली जो ऑर्डर है वो डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन आयोडाइड, जब दो हाइड्रोजन आयोडाइड मॉलिक्यूल्स
क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं आपस में, तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस फॉर्मेशन होती है। ये भी हमारा जो है मॉडरेट स्पीड से चलने वाला रिएक्शन है, ठीक है। अब ये नहीं है कि अभी ये सभी के सभी रिएक्शन जो है मॉडरेट स्पीड से चल रहे हैं तो सबका रेट क्या होगा, सेम होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो डिफरेंट केमिकल रिएक्शन प्रोसीड एट द डिफरेंट रेट्स। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि हर एक केमिकल रिएक्शन में हम देखते हैं भी क्या हो रहा है, रिएक्टेंट्स की बॉन्ड ब्रेक होती हैं और जो प्रोडक्ट्स में है वो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, ठीक है। सो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए और जो एनर्जी इवॉल्व होती है ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन, वो हर रिएक्शन के लिए क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। दैट इज वाई डिफरेंट रिएक्शंस प्रोसीड एट द डिफरेंट रेट, ठीक है। अब ये मॉडरेट स्पीड जो है, अब इनकी सबकी जो मॉडरेट जो स्पीड है वो सेम स्पीड नहीं होगी, हर किसी की डिफरेंट डिफरेंट होगी। वो कारण ने बता दिया आपको भी, इस रिएक्शन में जो बॉन्ड ब्रेक हो रही है, यहाँ से जो बॉन्ड ब्रेक हो रही है, ठीक है, वो बॉन्ड ब्रेकिंग में जो एनर्जी यूज हो रही है, ठीक है, वो डिफरेंट होगी जो इसके अंदर जो बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है उसमें, और जो इनमें जो बॉन्ड ब्रेक हो रही है उसमें, ठीक है। और इसमें जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एसिटिक एसिड फॉर्मेशन हो रहा है और इथेनॉल फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें जो न्यू बॉन्ड्स बन रही हैं उनमें से जो वो बॉन्ड बनने पे जो एनर्जी निकलेगी वो डिफरेंट होगी, और यहाँ पे जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन रहे हैं वहाँ पे जो एनर्जी निकलेगी वो डिफरेंट होगी। सिमिलरली जब हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस बनेगी तो वहाँ पे क्या होगी, एनर्जी डिफरेंट होगी। उसका कारण क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है वो डिफरेंट तरीके की हो रही है, डिफरेंट एटम्स और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है। यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है वो सेम टाइप के एटम्स में हो रही है, और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं, ठीक है। यहाँ पे एसिड बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे हमारे पास अल्कोहल फॉर्मेशन हो रही है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट होने की वजह से हमारे पास क्या आता है कि हमारी जो एनर्जी है वो डिफरेंट होती है, और इसकी वजह से हमारा क्या स्पीड होगी वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। अगर ऐसा है कि हर बॉन्ड की एनर्जी डिफरेंट है और हर रिएक्शन की जो स्पीड है वो डिफरेंट है, तो फिर क्या कारण है कि जो इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, जो बहुत हाई स्पीड से चलती हैं, ठीक है, कि उनमें ऐसा क्या होता है, क्योंकि अब तो वहाँ पे तो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग होगी, ठीक है ना। तो उसका कारण ये है कि जो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होती हैं उसमें हमने देखा था कि वो रिएक्शन कौन सी टाइप की होती हैं, आयनिक रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। तो आयनिक रिएक्शन क्या होता है, सपोज जैसे हमने सिल्वर नाइट्रेट सॉलिड जो लिया उसका हमने एक्वस सोल्यूशन बनाया, मीन्स उसमें हमने वाटर डाला, तो वो वहाँ पे जो है आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जो उसका एक्वस सोल्यूशन है वो क्या करता है, आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसको हम क्या लिख देते हैं, AgNO3 एक्वस लिखते हैं। अभी एक्वस का मतलब क्या है कि इस एक्वस सोल्यूशन में हमारे पास सिल्वर और नाइट्रेट आयन क्या है जो सेपरेट हो चुके हैं ऑलरेडी। इसी तरह से ही जब हमने HCl का सोल्यूशन बनाया, ठीक है, वाटर में मिक्स किया, तो वहाँ पे हमारे पास H आयंस और प्लस हमारे पास क्या था, Cl आयंस बनते हैं, ठीक है। और हमने जब सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनाया था, सोडियम क्लोराइड सॉलिड को हमने वाटर में डाला, और वहाँ पे बना हमारे पास सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, ठीक है। उसका हमारे पास जो है सोडियम और क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन बना। और जब हमने इनको मिक्स किया, वहाँ पे जो आयंस की जो बॉन्ड ब्रेकिंग होनी थी वो ऑलरेडी पहले ही हो चुकी है जब हमने उनको डिसॉल्व किया, ठीक है। तो वहाँ पे जब ये रिएक्ट करते हैं आपस में, तो आयंस जो है सेपरेट है। सोडियम आयन फटाफट क्या करता है, नाइट्रेट से रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, और जो क्लोराइड है वो फटाफट क्या करता है, सिल्वर के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो और वहाँ पे हमारे पास जो सिल्वर क्लोराइड है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है और सोडियम नाइट्रेट जो है वो सोल्यूशन में रह जाता है। यही कारण है जब हम बेस जो हमारा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको भी हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या बनाता है, वहाँ पे सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है, ठीक है। और इसको हम बोल देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सोल्यूशन, और यहाँ पे हम इसको बोल देते हैं हाइड्रोक्लोरिक का एसिड का एक्वस सोल्यूशन। और इनको जब हम मिक्स करते हैं एक दूसरे में तो वहाँ पे भी सेम वही रिएक्शन होती है, भी क्या बनता है वहाँ पे हमारे पास, एक तो सोडियम क्लोराइड बन जाता है प्लस क्या हमारे पास वाटर बनता है। वो क्यों बना, क्योंकि वहाँ पे सोडियम आयन जो थे ऑलरेडी फ्री थे और क्लोराइड भी फ्री था, ये फटाफट रिएक्ट कर जाते हैं। H आयंस और OH आयन भी वहाँ पे फटाफट रिएक्ट कर जाते हैं, उनको बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग में हमें कोई एनर्जी ऐसा ना तो देनी पड़ती है ना वो वहाँ पे निकलती है, ठीक है। तो आयन वो सेपरेट होते हैं वहाँ पे, क्लियर। इसलिए ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, ओके। तो मीन्स कि हमारे पास इन शॉर्ट अब हम समराइज करते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा है, उसमें हमने ये भी क्या देखा है कि जो केमिकल काइनेटिक्स है दैट इज कंसर्न्ड विद द 3 एस्पेक्ट्स। वन इज द रेट ऑफ द रिएक्शन एंड द रेट लॉ। अब जो उस रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करेंगे उसको हम रेट लॉ बोल देते हैं। मीन्स एक तो हमने इसमें ये स्टडी करना है, दूसरा हम क्या स्टडी करेंगे इसमें भी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, जैसे कि इफेक्ट ऑफ, हम स्टडी करेंगे इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ओके, प्रेशर, कंसंट्रेशन एंड कैटलिस्ट। दीज आर द 4 मेन फैक्टर्स विच वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर, ठीक है। सो हाउ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन एंड द कैटलिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ ए रिएक्शन, ये हमने स्टडी करना है इसमें।
थर्ड जो हम स्टडी करेंगे इसमें, दैट इज द मैकेनिज्म और द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बाय विच द रिएक्शंस अकर। ठीक है, सो व्हाट आर द स्टेप्स और व्हाट आर द मैकेनिज्म, ठीक है, बाय विच अ रिएक्शन अकर्स, ये हमने स्टडी करना है। सो थर्ड इज द मैकेनिज्म और द sequence of steps by which the reactions occur। ओके, ये सब चीजें हमने यहां पे स्टडी करनी है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस व्हाट इज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। भी रेट क्या होता है, अब रेट से हमें मतलब पता होना चाहिए भी रेट क्या होता है। रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है, तो ये क्या चीज है वो हम स्टडी करेंगे। अब जैसे कि हमने पीछे भी डिस्कस किया है कि रेट से हमारा मतलब क्या है, स्पीड। ठीक है, अभी कोई एक्शन बहुत फास्ट चल रही है तो मीन्स उसकी जो स्पीड है बहुत फास्ट है, उसका रेट क्या होगा, फास्ट होगा। अब कोई एक्शन बहुत स्लो चल रही है, एक्सट्रीमली स्लो है, तो उसका रेट भी क्या होगा, स्लो होगा। ओके, एक रिएक्शन हमने देखी है कि मॉडरेट स्पीड से चल रही है तो मीन्स उसका जो रेट होगा वो मॉडरेट होगा। तो यहाँ पे रेट से हमारा मतलब क्या है, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है कि रिएक्शन वेलोसिटी। ठीक है, रिएक्शन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, इट इज ए चेंज विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। ओके, तो अगर वेलोसिटी की सिंपली बात करते हैं तो बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि एक रिएक्शन हो रही है, ए इज गोइंग टू फॉर्म बी। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम इसको डायग्राम प्लॉट करें इसका कंसंट्रेशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम क्या देखते हैं कि इनिशियली हमारे पास यहाँ पे कंसंट्रेशन है, जो रिएक्टेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा है और प्रोडक्ट हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इनिशियली क्या हो रहा है कि हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या इनिशियली बी है, बी बिल्कुल भी नहीं है, जीरो है। तो जैसे जैसे टाइम पास होता है तो क्या होता है, इनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होनी शुरू होती जाती है। ठीक, इस तरीके से इनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है। ओके, और बी की कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है। मीन्स स्टार्टिंग में हमारे पास प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं था तो जीरो था, और जैसे जैसे रिएक्शन चल रहा है हमारे पास क्या हुआ, प्रोडक्ट की अमाउंट क्या बढ़ रही है और वो इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा रेट है दैट इज नथिंग बट इट इज द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम टेकन। कितने टाइम में कितनी कंसंट्रेशन जो है ए की डिक्रीज हुई, और वी कैन डिटरमिन द रेट इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। सो व्हाट वुड वी से, इट इज द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी दैट इज प्रोडक्ट अपॉन द टाइम टेकन। ओके, सो दिस इज द रेट ऑफ ए रिएक्शन। ओके, सो इफ इट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन देन व्हाट वुड बी द यूनिट ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन। सो यूनिट्स की अगर हम बात करते हैं तो यूनिट्स जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, इट इज ए रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। सो यहाँ पे अगर तो हमारे जो रिएक्टेंट्स है वो क्या है, लिक्विड्स हैं या सोल्यूशन फॉर्म में हैं, तो लिक्विड्स और सोल्यूशन की हम कंसंट्रेशन क्या लेते होते हैं, तो यहाँ पे यूनिट्स क्या बनेंगे, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो लिक्विड्स के केस में कंसंट्रेशन लेते हैं मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो हम लेते हैं मोल्स पर लीटर, और टाइम क्या हो सकता है, वो सेकेंड भी हो सकता है या फिर मिनट्स भी हो सकते हैं या फिर आवर्स भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर तो हमारे पास वहां पे सेकंड है तो हमारे यूनिट्स क्या बनेंगे, मोल्स पर लीटर पर सेकंड। अगर मिनट्स हैं तो क्या लिखेंगे, मोल्स पर लीटर पर मिनट, और अगर आवर्स में दिया हुआ टाइम्स तो हमें क्या लिखेंगे, मोल्स पर लीटर पर आवर। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और हम इसको मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है, सिंपली एस भी लिख सकते हैं, सेकंड भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे हम, मोल पर लीटर पर मिनट और मोल पर लीटर पर आवर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और सिंपली हम लीटर को भी चेंज कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, यहां पे भी सेम, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, और यहां पे मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर आवर। ठीक है, इनमें से हम कुछ भी लिख सकते हैं इसको। और अगर हमारे पास जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं वो गिवन हो इन टर्म्स ऑफ गैसेस, तो गैसेस के केस में हम कंसंट्रेशन को रिप्लेस करते हैं पार्शियल प्रेशर से। ओके, तो वहां पे हम गैसेस का क्या लेते होते हैं, पार्शियल प्रेशर लेते होते हैं, कंसंट्रेशन नहीं लेते होते। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर के यूनिट्स क्या होते हैं,
एटमॉस्फेयर, जो प्रेशर के यूनिट्स होते हैं वो पार्शियल प्रेशर के यूनिट्स होंगे एटमॉस्फेयर। तो उस केस में जो हमारा यूनिट बनेगा गैसेस के केस में वो क्या बनेगा हमारे पास, एटमॉस्फेयर पर सेकेंड और एटमॉस्फेयर पर मिनट और एटमॉस्फेयर पर आवर। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है टाइम हमें किस फॉर्म में गिवन है, सेकंड में गिवन है तो हम सेकंड लिखेंगे, मिनट्स में गिवन है तो मिनट्स लिखेंगे, आवर्स में गिवन है तो आवर्स में लिखेंगे। ठीक है जी। तो व्हाट वी कैन से, एज वी हैव सीन दैट the molar concentration of the reactants and the products keep on changing with time, so therefore the rate of reaction is not uniform throughout but keeps on varying। ठीक है, क्योंकि हमने देखा अभी ग्राफ हमने ऊपर ड्रॉ किया था जिसमें हमने देखा था कि कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज करती रहती है। तो ये ऐसा नहीं है कि उसका रेट जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, वो विद टाइम क्या होगा, चेंज होता जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि रेट अगर हम कंसंट्रेशन के टर्म में ले रहे हैं तो वो डिक्रीज होता जाएगा, अगर हम प्रोडक्ट के टर्म में लेते हैं तो वो इंक्रीज होता जाएगा। सो यहाँ पे सिग्निफिकेंट हो जाता है कि हम जो रेट ऑफ द रिएक्शन है उसको हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या करें, वहां पे एक्सप्रेस करें। ठीक है, सो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द पर्टिकुलर इंस्टेंट, सो उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोल देते हैं। तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे, व्हाट इज एन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, सो इट इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, it is the change in concentration of any one of the reactant or products at a particular instant of time, particular instant of time। किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमने किसी भी रिएक्शन का अगर रेट फाइंड आउट करना है तो हम रिएक्टेंट की फॉर्म में भी कर सकते हैं और प्रोडक्ट की फॉर्म में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं कि हम क्या करते हैं कि अगर सपोज करो हमने एक स्मॉल इंटरवल में देखना भी वहां पे रेट क्या था, सपोज हमने क्या किया, कोई रिएक्शन की है तो रिएक्शन सपोज ए से बी जो है वो रिएक्शन जा रही है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, ए की कंसंट्रेशन नोट कर रहे हैं। ठीक है, इनिशियली हमने टाइम जब जीरो था उसकी कंसंट्रेशन नोट कर ली, दैट इज द x0। जब टाइम हमने 10 मिनट लिया तो उसको हमने लिख दिया x10। उसके बाद जब हमने 20 मिनट्स पे ले लिया तो उसको हम लिखेंगे x20। फिर हम लिख रहे हैं 30 मिनट्स पे, मीन्स हम 10 मिनट्स के इंटरवल्स पे क्या कर रहे हैं, बार बार उसका जो कंसंट्रेशन नोट कर रहे हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन नोट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो इसको x40 लिख लिया, ऐसे ही हमने 50 मिनट्स पे किया तो हमने x50 ले लिया। सपोज हमने 1 घंटे तक इसको हमने नोट किया 10 मिनट्स के इंटरवल पे, तो हमारे पास वहाँ पे 6-7 जो है कंसंट्रेशन टर्म्स आ गई। अब हमने क्या करना है, हमने देखा अभी जो हमारी जो कंसंट्रेशन है और टाइम है उसको हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद वहाँ से हम किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जो हमने यहाँ पे इंस्टेंट वो नहीं लिया, सपोज हम अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं कि सपोज कि जब हमारा टाइम जो था वो 24 मिनट्स था, तो उस टाइम पे रेट क्या था वो तो हमने देखा नहीं वहाँ पे। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इन कंसंट्रेशन टर्म्स को विद टाइम हम एक ग्राफ में प्लॉट करेंगे और जिस टाइम पे हमें निकालना है उस इंस्टेंट पे हम क्या करेंगे, उस कर्व के ऊपर एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो और वहां से हम क्या करेंगे, जो हमारा इंस्टेंटेनियस रेट निकालेंगे। कैसे निकालते हैं वो भी दिखाते हैं हम, क्योंकि अब हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, दैट इज द dx/dt, मीन्स the change in concentration, x is the now here is the concentration, so it is the change in concentration with respect to change in time। ठीक है, अगर हम रिएक्टेंट ले रहे हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इट इज माइनस dx/dt। in terms of concentration of the reactant we will write minus dx/dt। so what this minus sign indicates, it is indicating the decrease in the concentration of the reactant। ठीक है, अगर हम ले रहे हैं in terms of the product then we will write it as a plus dx/dt। so what is the x, it is the concentration of the products which is increasing, so we have written here the plus sign। ठीक है, now suppose consider a general reaction, a plus b is going to form l plus m। ठीक है, ये हमारे पास एक रिएक्शन है। सो हम क्या कर रहे हैं कि हम सभी रिएक्टेंट्स और सभी प्रोडक्ट के टर्म्स में हम क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज द रेट ऑफ दिस रिएक्शन, वी कैन कैलकुलेट this by in terms of any of the reactant or in terms of any of the
product concentration. ठीक है, so it is simply written as dx by dt. So it will be equal to what? Minus dA by dt, and it will also be equal to minus dB by dt, and it will be equal to what? Plus dL by dt, and it will further equals to plus dm by dt. Okay, so here the in terms of product what we have written the positive sign, in terms of reactants we have written the negative sign. तो जैसा कि मैंने पहले बताया आपकी नेगेटिव साइन जो है इस एक्सप्रेशन में क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट इज द फॉल इन कंसंट्रेशन और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, वेयर एज द पॉजिटिव साइन विच आर रिटन विद द प्रोडक्ट्स दैट रिप्रेजेंट द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स विद द पासेज ऑफ टाइम. ठीक है, सो यहाँ पे जो मैंने लिखा है DA, व्हाट इज दैट, DB क्या है, DL क्या है, दैट आर द स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स. ठीक है, दीज आर द स्मॉल डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, दीज आर द स्मॉल इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स. ठीक है, और अगर सपोज कर लेते हैं हमारे पास रिएक्शन ऐसी है कि हमारे पास वहां पे नंबर ऑफ मोल्स भी आते हैं. पहले तो लिखा नंबर ऑफ मोल्स हमने 1 ले लिया. अब सपोज हमारे पास A के साथ A नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं, B के साथ स्मॉल b नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं, और रिएक्शन जब चल रही है तो स्मॉल l नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं किसके, L प्रोडक्ट के, और स्मॉल m नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं किसके, प्रोडक्ट M के. ठीक है, तो अगर हमने इसका जो रेट लिखना है वो कैसे लिखेंगे, सो इन दीज केसेस वी विल राइट द रेट ऑफ रिएक्शन is equal to dx by dt, and it is equal to 1 upon A minus dA by dt is equal to minus 1 upon B dB by dt is equal to plus 1 upon L dL by dt is equal to plus 1 upon m dm by dt. अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि हमने ऐसा क्यों किया, 1 upon a क्यों किया, 1 upon b क्यों किया, 1 upon l और 1 upon m क्यों किया. ठीक है, अब जैसा कि हमने देखा कि रेट इज व्हाट, इट इज ए मोल पर लीटर पर सेकंड या पर आवर पर मिनट जो भी होगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम जो ले रहे हैं वो हम पर मोल के लिए निकाल रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, जो हमने यहाँ पे रेट लेना था वो पर मोल के लेना भी. एक मोल अगर हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है तो वो कितना चेंज हो रहा है टाइम के साथ, वो हमने कैलकुलेट करना होता है. अब सपोज इस रिएक्शन में हमारे पास 5 मोल्स हैं, यहाँ पे 6 मोल्स हैं, यहाँ पे 3 मोल्स हैं, यहाँ पे 2 मोल्स हैं. तो हमने अगर रेट निकालना है इन टर्म्स ऑफ ए तो हम 1 मोल ऑफ ए के टर्म्स में निकालते हैं. तो हम क्या करेंगे, इसको 1/5 डिवाइड कर देंगे. तो टोटल हमारा ये 5 है तो 1/5 कर देंगे. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो रेट हमारा 1 मोल के साथ आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे हमने 1.6 कर दिया, मीन्स ये जो टोटल कंसंट्रेशन थी हमारी ये 6 मोल्स की थी, तो वहाँ पे हमने इसको 1/6 कर दिया तो वो 1 मोल के लिए आ जाएगा. इसी तरह से हमने L के साथ और इसलिए हमने M के साथ डिवाइड किया. ठीक है, तो दीज आर दी स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. तो हमने वो वहाँ पे लिखने होते हैं जो भी वहाँ पे गिवन होंगे या फिर जब हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास हाउ कुड वी मेजर द रेट ऑफ ए रिएक्शन. जैसे मैंने कहा कि हम रिएक्शन का रेट मेजर करते हैं, कंसंट्रेशन नोट करते हैं, वो कैसे करते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट इज दी मेजरिंग द रेट ऑफ ए रिएक्शन. हाउ कुड वी मेजर द रेट ऑफ ए रिएक्शन. तो एक सिंपल सा प्रोसेस होता है कि सपोज हमारे पास कोई रिएक्शन चल रही है. ठीक है, तो उस रिएक्शन में हमने क्या करना है कि जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, विद टाइम डिक्रीज कर रही है, और प्रोडक्ट की क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है. और हमने देखा है कि रेट क्या है, दैट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम. ठीक है, तो अब अगर हम रेट ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट तो हमें वहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम नोट करनी पड़ेगी. अगर हम इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हमें वहाँ पे इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट लेनी पड़ेगी. अब कैसे लेंगे हम, हमारा रिएक्शन तो क्या चल रहा है, सोल्यूशन में पड़ा हुआ है, ए और बी दोनों क्या सोल्यूशन में है. ठीक है, ए क्या रिएक्टेंट है, बी क्या है प्रोडक्ट है वहाँ पे. अब दोनों सोल्यूशन में पड़े हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, सपोज इनिशियली हमने ए की कंसंट्रेशन नोट की हुई है, स्टार्टिंग में हमने जितना लिया हमने वो नोट कर लिया कि जब हमारे पास टाइम t = 0 था वहाँ पे जो x0 थी वो हमें पता भी कितनी वैल्यू थी. ठीक है, अब जब रिएक्शन स्टार्ट हो गई है हमने क्या किया, आफ्टर 10 मिनट्स हमने क्या किया, अब ए की कंसंट्रेशन निकालनी है. तो हम क्या करेंगे, उस रिएक्शन मिक्सचर में से कुछ अमाउंट क्या करेंगे, निकाल लेंगे.
अब उस रिएक्शन मिक्सचर को निकाल के फटाफट के हमने क्या करना है, फ्रीज करना है, हमने 0 डिग्री टेम्परेचर से बिलो लेके जाना है, ठीक है, बिलो 0 डिग्री लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा सिस्टम रखेंगे, लिक्विड नाइट्रोजन या कोई ऐसा फ्रीजिंग मिक्सचर रखेंगे जिसका टेम्परेचर क्या हो, बिलो 0 डिग्री हो। हम उस जो रिएक्शन हमने इसमें से निकाली, पिपेट में से निकाली, उसको हम एक वायल में डाल के फटाफट क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। तो उससे क्या होगा कि जब हमारा टेम्परेचर इतना लो हो जाता है तो ये रिएक्शन क्या होती है, वहीं पे स्टॉप हो जाती है, जितनी होगी हो गई वहाँ पे, बस जितना रिएक्टेंट बच गया वहाँ पे बच जाएगा, जितना प्रोडक्ट बच गया वहाँ पे, वो फ्रीज हो जाएगी रिएक्शन वहाँ पे। मींस ए जो है बी में कन्वर्ट नहीं होगा, बी जो है ए में कन्वर्ट नहीं होगा, तो वहाँ पे वो रिएक्शन फ्रीज होगी। अब उस अमाउंट में हम चेक करेंगे कि हमारे पास ए की क्वांटिटी कितनी रह गई है। वो उसके प्रोसेस होते हैं जैसे हम टाइट्रेशन करते हैं, ठीक है, जो हमारा ए है उसकी हम सूटेबल रेजन के साथ क्या करेंगे, टाइट्रेशन करेंगे ब्यूरेट में डाल के, ठीक है। तो टाइट्रेशन करने के बाद हमारे पास उसकी हम मोलैरिटी जो नॉर्मेलिटी हम कैलकुलेट करते हैं वो निकालेंगे, तो वहां पे हमारे पास उसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी, उसको हम रिपोर्ट करेंगे। ये कब की कंसंट्रेशन है, जब हमारे पास क्या था, टाइम 10 था, ठीक है। और ये रिएक्शन हमने ध्यान देनी है कि यहाँ पे सिर्फ हम कंसंट्रेशन चेंज होने दे रहे हैं, वहाँ पे टेम्परेचर जो लैब का है और जो प्रेशर है हमारा लैब में उसको मेंटेन करके रखना है, उसको कांस्टेंट रखना है, क्योंकि अदरवाइज हमने देखा है कि टेम्परेचर और प्रेशर से भी क्या होती है, केमिकल रिएक्शन में चेंज आती है, एरर आ सकती है हमारी रीडिंग वगैरह में, ठीक है। तो वहाँ पे हमने ऐसे किया। फर्दर आफ्टर 20 मिनट्स अगेन हम क्या करेंगे, फिर एक मिक्सचर निकालेंगे, उसको फिर फ्रीज करेंगे, फ्रीज करने के बाद हम फिर टाइट्रेट करेंगे, टाइट्रेट करने के बाद जो हमारी कंसंट्रेशन आ जाएगी उसको हम X20 लिख देंगे। सिमिलरली T इज इक्वल टू 30 पे, ठीक है, X30 आ जाएगी, T इज इक्वल टू 40 पे हमारे पास X40 आ जाएगी। डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे हमारे पास क्या डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन आ जाएंगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स को क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं एक ग्राफ की फॉर्म में, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक ग्राफ ऐसे बनाते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, ओके। तो एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं टाइम, सपोज हम मिनट्स ले रहे थे तो यहाँ पे लिखेंगे टाइम इन मिनट्स, ओके। और कंसंट्रेशन हम यहाँ पे ले लेंगे, अगर वो कंसंट्रेशन हमारी क्या है, मोल पर लीटर है, तो वहाँ पे हम लिखेंगे मोल पर लीटर की कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ले लेनी है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हम यहाँ पे लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो जैसा कि हमने देखा है कि कंसंट्रेशन क्या करेगी, धीरे धीरे डिक्रीज करती जाएगी, तो हमारा ग्राफ क्या आएगा, इस तरीके का ग्राफ आएगा, ये डिक्रीज होकर रहेगा इस तरीके से, ठीक है जी। ये हमारा ग्राफ आ गया। अब हमारे पास दो टाइप्स के रेट्स होते हैं, एक होता है हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट, दूसरा होता है हमारे पास एक एवरेज रेट, ओके। तो एवरेज रेट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सपोज हमने जैसे अभी यहाँ पे निकाला कि 10 मिनट्स पे, 20 मिनट्स पे, 30 मिनट्स पे, हमने निकालना है 27 मिनट्स पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो जीरो टाइम होगा, यहाँ पे 10 होगा, 20 होगा, 30, 40, 50 जो हमारे पास स्केल लगा होगा, उसमें हमने देखना है कि एट 27 मिनट्स कहाँ पे आते हैं। सपोज यहाँ पे 27 मिनट्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हम इस ग्राफ के ऊपर क्या करते हैं, एक पॉइंट लगाते हैं, और उस पॉइंट से हम क्या करते हैं, एक स्लोप यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ओके। तो वो हमारा स्लोप होता है, उस टेंजेंट को हम क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं यहाँ पे तक, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। और यहाँ पे जो पॉइंट है उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया ए, और यहाँ पे जो पॉइंट आया उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया बी, ठीक है। फिर हम क्या लेते हैं, वो डिफरेंस लेते हैं, अभी यहाँ से लेके यहाँ तक वो टाइम कितना है, और यहाँ से लेके वहाँ तक की वो कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है। तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एक्स एंड डेल्टा टी, ठीक है, क्योंकि अब ये जो है वो डेल्टा टी है क्योंकि टाइम है, ये जो है कंसंट्रेशन उसको लेंगे डेल्टा एक्स। तो व्हाट इज रेट, इट विल बी माइनस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और दैट विल बी दी इंस्टेंटेनियस रेट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो वो कैसे निकालना, हमने यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करके उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके एक्सटेंड करके हमने वाई एक्सिस और एक्सिस पे पॉइंट ले लेने, और वहाँ से देखना है कि 0 से बी तक का जो हमारा टाइम है वो कितना है, यहाँ 0 से हमारा जो ए तक का जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, उसको हम जो रेशियो लेंगे वो हमें क्या देगा, हमारा जो होगा दैट वुड बी द इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। अब अगर हमने निकालना है एवरेज रेट, तो एवरेज रेट कैसे निकालेंगे, तो एवरेज रेट निकालने का तरीका क्या है, हमने क्या होता है, देखो एवरेज क्या होता है, भी हमारे पास एक इनिशियल रीडिंग होगी, एक क्या होगी, फाइनल रीडिंग होगी, ठीक है। मैं इसको साफ कर देता हूँ, उसके बाद मैं ग्राफ दोबारा ड्रॉ करता हूँ। तो हमने क्या करना है कि ये हमारा ग्राफ था ये वाला, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने निकालना है एवरेज रेट। तो एवरेज रेट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक इनिशियल रीडिंग और एक फाइनल रीडिंग चाहिए। सपोज हमने क्या किया, यहाँ पे 10 मिनट्स पे हमने यहाँ पे देखा ये कंसंट्रेशन है, और 20 मिनट्स पे क्या हमारे पास ये कंसंट्रेशन है। उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमने क्या किया, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हमने क्या किया, इस पॉइंट से हमने लाइंस लगा दी, ओके। और तो ये जो हमारा टाइम है फर्स्ट वाला दैट इज द T1, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारी जो कंसंट्रेशन आएगी वो क्या आएगी X1, और जो टाइम जो था T2 उसको हमने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया, तो वो क्या आ गया हमारे पास X2 आ गया, ठीक है। तो जब हम रेट एवरेज रेट निकालेंगे दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट, दैट वुड बी इक्वल टू दी dx बाय dt,
क्योंकि अब ये स्मॉल है तो इसलिए हम इसको dx/dt लिखेंगे। अब वो किसके इक्वल होगा, दैट वुड बी दी x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो यहां से हमारी जो आ जाएगी एवरेज आ जाएगी, क्योंकि ये इनिशियल है ये फाइनल है, ठीक है। हमने कोई दो रीडिंग लेनी है, जरूरी नहीं है कि आपने t1 और t2 लेना, आप कोई भी ले सकते हो, यहाँ पे t15 और कोई भी ले सकते हो, t30 भी ले सकते हो, 40 भी ले सकते हो। कोई दो पॉइंट्स लोगे, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स आएंगी यहाँ पे, ठीक है, हमने क्या करना है, उनकी रेशियो लेनी है, वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज वहां पे रेट आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने बिटवीन 2 पॉइंट्स ले लिए तो वहां पे हम एवरेज रेट निकाल सकते हैं। अगर हमें गिवन हो कहा जाए कि अगर हमने निकालना है रेट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट हम क्या करेंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन निकालेंगे, फिर उसको हम प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो ग्राफ आएगा वो अब उल्टा आएगा, वो ग्राफ इस तरीके का आएगा यहाँ पे, ठीक है। कोई दो पॉइंट्स पे हम दो कंसंट्रेशन टर्म्स ले लेंगे, ठीक है, टाइम भी ले लेंगे, और दो हमने क्या लिए कंसंट्रेशन टर्म ले लिए, तो वहां से हमारा एवरेज निकल आएगा। मीन्स हम इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं और इन टर्म्स ऑफ हम रिएक्टेंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा इंस्टेंटेनियस रेट था वो क्या था, हमने इसको जैसे एक्सटेंड किया था, तो वहां से हम क्या करते हैं, किसी पॉइंट पे हम ऐसे जो है टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो टेंजेंट क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वहां से हम उसको निकाल लेंगे, ठीक है। जो उसकी हाइट होगी वो निकल जाएगी हमें, और जो उसका हमारा क्या कहते हैं बेस होगा वो पॉइंट, वो भी हम वहां से निकाल देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट निकालते हैं। जस्ट करना कुछ नहीं है कि रिएक्शन में से अपने रिएक्शन मिक्सचर को निकालना है, उसको फ्रीज करना है, फ्रीज करने के बाद हमने क्या करना होता है, भाई जो हमने निकालना है रिएक्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन निकालनी है, तो उसका हम प्रोसीजर देखेंगे क्या है। अगर हमने प्रोडक्ट कंसंट्रेशन नोट करनी है तो हम उसका प्रोसीजर देखेंगे कि कैसे प्रोडक्ट निकालनी है, तो फिर हम उस तरीके से वो रिएजेंट यूज करके टाइट्रेशन करने के बाद हम उसकी कंसंट्रेशन नोट करते हैं। अगर रिएक्टेंट की नोट करनी है तो रिएक्टेंट की करेंगे, प्रोडक्ट की नोट करनी है तो प्रोडक्ट की नोट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, ग्राफ उसके प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद हम क्या करते हैं, फिर वहां से हम एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट निकाल सकते हैं। तो ये तो था हमारा भी रेट, हम कैसे रेट कैसे मेजर करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आएगा भी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि नेचर होगी रिएक्टेंट्स की, कंसंट्रेशन होगी, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर है, कैटलिस्ट है, रेडिएशंस होंगी या कोई सॉल्वेंट है। ये सारे फैक्टर्स फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहीं पे हम इसको अब फिनिश करते हैं।